हेलो फ्रेंड्स, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोगों का पहल जो टॉपिक सीरीज जो चल रही है वही चलेगी। ठीक है, यानी करंट अफेयर की ही सीरीज चल रही थी। अच्छा दोस्तों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है इनपुट दें। चलिए हम लोग अपनी पहली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी के पढ़ने के क्रम में यह इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक स्थलाकृति है जो इंपॉर्टेंट है, एनॉक्सिक, ठीक है, मरीन बेसिन। क्या होता है इसके बारे में समझेंगे कि एनॉक्सिक मरीन बेसिन क्या होते हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या पूछा जाता है, एनॉक्सिक मरीन बेसिन क्या होता है। तो आपको ये एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें ये पता चल रहा है कि यह एक समुद्र है और समुद्र में यह एक गड्ढा टाइप का है जो कि यू आकार का गड्ढा है। यह जो है इसको ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एनॉक्सिक मरीन बेसिन कहा जाता है इसको है। अब यह होता कैसा है इसके बारे में ये चर्चा में क्यों है, तो ये पूरी बात समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको समझने के क्रम में हम लोग समझते हैं कि यह जो बेसिन है यह कार्बन कैप्चर की बात की जा रही है। कार्बन कैप्चर की बात की जा रही है। कार्बन कैप्चर, ठीक है, कार्बन कैप्चर की बात करी जा रही है। यानी सीधी सी बात कहें कि जो भी कार्बन जो है इसको कहाँ कहाँ डाला जाए, समुद्र के इन बेसिनों में डाला जाए, ताकि यहाँ पर कोई खतरा ना हो कार्बन से। कार्बन से बचने के लिए क्या किया जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है कि यह जो क्षेत्र होता है, यह पूरा क्षेत्र जो होता है वो शांत क्षेत्र है। इसमें जल का कोई भी हलचल नहीं होता है। यानी सीधी सी बात कहें कि ये जो है धरातल से ऊपर वाला जो है ये मतलब जो है चलता रहेगा, लेकिन यहाँ वाला जो है जो जल है ये साइलेंट है, मतलब बिल्कुल एकदम स्थिर है। तो यहाँ पर सॉल्टी हो जाता है वाटर। यानी जो स्थिर जल रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्ट की मात्रा इसमें लिखे, इसीलिए लिखा है ये सॉल्ट डिपोजिट वगैरह जो है यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। इस तरीके से यह जो है बेसिन काम करता है। अब लेकिन इसमें जो है क्या किया जाएगा, कार्बन को जो है स्टोर किया जाएगा, तो इसलिए जो है यह हाल फिलहाल में चर्चा में बना हुआ था। तो ये आपको क्लियर हुआ कि यह जो है बेसिन किस तरीके का होता है। इसी बेसिन को कहा जाता है एनॉक्सिक मरीन बेसिन। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी जो कि आपकी एग्जाम में मतलब हाल फिलहाल में न्यूज में चर्चा में थी, इसलिए एग्जाम में आने की संभावना बनी हुई है। हालांकि जो है ये ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है G4 ग्रुप। G4 ग्रुप जो है हाल फिलहाल में चर्चा में है। ठीक है, तो चर्चा में है, क्यों चर्चा में है, क्योंकि यूएनएससी में, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशनल नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें भारत क्या चाहता है कि भारत और ब्राजील ऐसे कई से देश हैं जो मतलब जो है चाहते हैं, जैसे भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ये सब क्या चाहते हैं कि ये अपनी स्थायी सदस्यता की मांग करते हैं। जबकि स्थायी सदस्यता मात्र यूएनएससी में 5 देशों की है, जो कि आपको पता है कि एक तो अमेरिका हो गया, यूएसए है, जापान सॉरी यूएसए है, यूएसएसआर है यानी रूस है, और उसके बाद ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन है, और उसके बाद जो है आपका चाइना है, ठीक है, फ्रांस है। इस तरीके से जो है ये सब कंट्रीज जो हैं ये क्या करते हैं कि इनके बारे में हम लोग समझेंगे कि यह सब यूनाइटेड नेशन के परमानेंट सदस्य हैं। परमानेंट सदस्य है इसलिए जो है ध्यान रखेंगे कि यह नहीं चाहते हैं कि और भी कोई परमानेंट सदस्य बने। लेकिन इसमें से कुछ देश जो है ऐसे हैं जो भारत के पक्ष में है कि भारत के पास स्थायी सदस्यता होनी चाहिए, इसके लिए इसके पक्ष में है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि यूएनएससी क्या है। यूएनएससी मतलब जो है यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसमें भारत डिमांड कर रहा है कि हमको स्थायी सदस्य बनाया जाए। क्यों स्थायी सदस्य बनाया जाए, क्योंकि भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है, भारत क्या करता है, भारत यूनाइटेड नेशन में अपना एक फंड भी जारी करता है, लगभग 350 करोड़ के ऊपर ही जो है उसमें फंड देता है। जबकि अब की क्या किया है, इसमें कटौती कर दी है, लगभग 175 करोड़ के आसपास जो है, अब लगभग ऐसे ही कुछ लमसम है अमाउंट, करोड़ के आसपास अब की यूनाइटेड नेशन को दिया गया है फंड भारत के द्वारा, यानी बजट में कटौती कर दी गई है इससे संबंधित। अब जो है यह इसीलिए और चर्चा में रहा है। तो अब देखिए
ये ग्रुप जो बना है ये इसीलिए बना है, ये इसका विरोध करते हैं कि हमको भी शामिल किया जाए, तो ये अपना एक ग्रुप बना लिए हैं इस तरीके से। तो उसी को G4 ग्रुप कहा गया है, जो कि हाल फिलहाल में चलता था, जिसमें जो है G4 में आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में हम बताते हैं कि एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि G4 ग्रुप क्या है, इनमें कौन कौन से देश शामिल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो जापान है, जर्मनी है, ब्राजील है और इंडिया है। इस तरीके से ये 4 देश जो है मिलकर क्या बनाए हैं, एक G4 ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो चर्चा में था अभी। ठीक है, ये मतलब चर्चा में इसीलिए था कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए डिमांड हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी के बारे में समझते हैं कि कॉटन कैंडी यानी बुढ़िया के बाल। आप समझते होंगे कि बुढ़िया के बाल जो है यह आप लोग खाते होंगे, जैसे बच्चे ज्यादा उसमें जो है शौकीन होते हैं मतलब जो है कॉटन कैंडी के। तो इसलिए यह अब चर्चा में क्यों है, तो इसके बारे में समझेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। सबसे पहले देखेंगे कि इसको तमिलनाडु सरकार ने और पुडुचेरी में बैन कर दिया गया है। यानी सबसे पहला राज्य अगर कहें कि कॉटन कैंडी को बैन करने वाला, तो तमिलनाडु बन गया है। सबसे पहले कौन बना है, तमिलनाडु बना है। क्यों बैन हुआ है, तो रीजन हम बताते हैं आपको है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ तत्व पाए गए हैं जो क्या करते हैं कि कैंसर जनित रोगों की जो है रोग में सहायक होते हैं ऐसे जो है। अब देखते हैं इसमें एक केमिकल का प्रयोग होता है, उस केमिकल का नाम क्या है, ये देखिए ये लिखा हुआ है केमिकल, ये थोड़ा गलत लिख गया है, रोडामाइन है, रोडामाइन है। ठीक है, इसको थोड़ा जो है संशोधित कर लीजिएगा, रोडामाइन, रोडामाइन। ठीक है, रोडामाइन बी केमिकल पाया गया है। इसके अंतर्गत क्या पाया गया, ये देखिए ये कॉटन कैंडी है। ठीक है, तो इसमें रोडामाइन केमिकल पाया गया है, जो कि जिसका प्रयोग क्या होता है, ये कलर होता है। इसका प्रयोग जो किया जाता है वो चमड़ा उद्योग में किया जाता है। ठीक है, वस्त्र रंगने की मतलब जो है वस्त्र जो रंगे जाते हैं उसमें भी प्रयोग किया जाता है इस केमिकल का। अब यही केमिकल ये कॉटन कैंडी में जो है प्रयोग किया जाता है, यानी ये मतलब जो है जो आपका बनाया जाता है, ये चीनी प्लस जो है उसमें कलर मिलाया जाता है, तो इस तरीके से ये कॉटन कैंडी बनता है। ठीक है, तो अब यह बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए जो है यह इसमें जो है अभी हाल फिलहाल में एफएसएसआई ने देखिए ये आपका इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है ये दिया गया है एफएसएसआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से यह बताया गया है कि अभी हाल फिलहाल में इस पर जो है क्या किया गया, इसका सैंपल लेकर लैब में टेस्टिंग की गई, तो पता चला कि यह जो है कैंसर जनित रोगों के वृद्धि में सहायक है यह केमिकल। यानी यह क्या करता है कि यह कैंसर को डेवलप करता है, ऐसे सेल को डेवलप करता है जो कैंसर बनाते हैं। ठीक है, यानी अनचाहे सेलों को डेवलप करता है। हमने पिछली क्लास में आपको समझाया भी था कि कैंसर क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझाया था, तो वही चीज यहाँ पर अब इससे संबंधित देखिए एक्चुअली और भी है कि यदि कोई, अब देखिए भारत में ऐसे प्रावधान है आईपीसी के अंतर्गत, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत ऐसे प्रावधान है कि यदि कोई यह केमिकल मिलाता है तो उसको क्या सजा होगी। तो उसके बारे में देखिए खाने पीने की, यानी सीधी सी बात है यही केमिकल नहीं, फूड, अगर फूड में कोई भी केमिकल मिलाया जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या सजा के प्रावधान है, तो उन पर हम लोग नजर डालते हैं। हालांकि हल्के फुल्के सजा के प्रावधान है, तो इसीलिए जो है ये सब मिलावट होती है। इसमें क्या है कि 1000 रुपए का जुर्माना है और 6 माह की सजा है। यानी अगर कोई व्यक्ति फूड में किसी भी प्रकार का केमिकल मिलाता है तो उस कंडीशन में आईपीसी सेक्शन 273 के अंतर्गत, आईपीसी सेक्शन 273 के अंतर्गत 1000 रुपए का जुर्माना या 6 माह की सजा या दोनों ही हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि एक चीज तो आपको ये क्लियर हो गई, दूसरी ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब रोडामाइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोडामाइन बी क्या है। तो यह एक प्रकार का केमिकल है जो खाने पीने की सामग्री में वर्तमान में मिलाया जाता है, और यह चमड़ा उद्योग में भी प्रयोग होता है, और यह कपड़े रंगने के काम भी आता है। अब हाल फिलहाल में कुछ और भी चीजें बताते हैं आपको कि हाल फिलहाल में जो आप देखते हैं स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, शकरकंद भी जो लाल उसका कलर जो होता है उसमें क्या होता है कि वही कलर मिलाकर उसको रेड किया जाता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा रेड वाली चीजें अब इनका प्रयोग जो है, जैसे मनुष्य क्या कर रहा है धीरे धीरे प्रयोग कर रहा है अब इनका जो है, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि यह मनुष्य ही खाएंगे जो कि हार्मफुल है। तो इस तरीके से ये सब चीजें चल रही हैं वर्तमान में। ठीक है, तो ये रोडामाइन बी जो है केमिकल चर्चा में था जो कि हमने आपको समझाया।
ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सैटेलाइट है लिग्नोसेट, इसको देखेंगे हम लोग। अब यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अभी हाल फिलहाल में जो भी पीपीटी में क्वेश्चन है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझिएगा। तो इनको समझने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि लिग्नोसेट क्या है। लिग्नोसेट एक सैटेलाइट है जो कि देखिए ये मतलब लकड़ी का एक सैटेलाइट है, यानी वुडन सैटेलाइट है, ठीक है। तो अब इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि विश्व की, देखिए ध्यान रखिएगा, विश्व की पहली वुडन सैटेलाइट बनाई गई है, यानी लकड़ी की सैटेलाइट बनाई गई है। और कौन सी लकड़ी की सैटेलाइट बनाई गई है, तो ये ध्यान रखेंगे कि मैग्नोलिया, मैग्नोलिया जो है लकड़ी की बनाई गई है। मैग्नोलिया लकड़ी जो है यह इसी से यह सैटेलाइट बनाई गई है। और जापान में इसी लकड़ी का नाम हुनुकी है, यानी जापान में इस लकड़ी का नाम क्या है, हुनुकी के नाम से जानी जाती है यह लकड़ी। तो अब ये चीज ध्यान रखेंगे कि मैग्नोलिया लकड़ी है जो कि जिससे यह सैटेलाइट बनाई गई है। और यह किसके द्वारा बनाई गई है, तो हम आपको एक बार बताते हैं। यानी ये यूएसए की नासा, ठीक है, नासा है यूएसए की। और उसके बाद जापान की जाक्सा, ठीक है, जाक्सा है। तो ये दो कंपनियों ने मतलब जो है ये इनकी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, यानी यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है और वही जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा। तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं कि ये दोनों बना रहे हैं, बनाई है इन्होंने हाल फिलहाल में लकड़ी की एक जो है ये क्यों बनाई है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि यह क्यों बनाई गई है इनके द्वारा, यूएसए और जापान के द्वारा। तो एक्चुअली रीजन क्या है कि आपने सैटेलाइट के क्रम में सुने तो सैटेलाइट हमारे पृथ्वी के चारों ओर बहुत अधिक मात्रा में हो गई है सैटेलाइटें। और अगर इसी तरीके से छोड़ी जाती रही तो एक बहुत बड़ा ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है पृथ्वी के चारों ओर तैरने लगेगा। इससे क्या होगा कि एक्चुअली एल्यूमिनियम की बनती है या सैटेलाइट, इनमें एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। अब यह क्या करेंगी, जैसे मान लीजिए हम पृथ्वी को लेते हैं और पृथ्वी को जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि इस तरीके से ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से ये जो है डॉबर एकत्रित होगा, यानी ठीक है, यह कचरा एकत्रित होगा। तो क्या होगा कि अभी तो मान लीजिए थोड़ा कम है, और उसके बाद जब ज्यादा कचरा हो जाएगा तो हम सैटेलाइट को छोड़ेंगे और वह सैटेलाइट जो है आपस में वो जो कचरा टकराएगा तो वो सैटेलाइट ध्वस्त हो जाएंगी। तो इसलिए इसको भी कम करना है। दूसरा एक और रीजन है कि जिस कारणवश जो है यार लकड़ी की वुडन बनाई गई, मतलब वुडन सैटेलाइट बनाई गई है, उसका एक और कारण है कि हमारी ओजोन लेयर एल्यूमिनियम से डिप्लीट होती है। एल्यूमिनियम रिएक्शन करके क्या करती है, उसको क्षरण पहुंचाती है, यानी हानि पहुंचाती है ओजोन O3, जो हमारी समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा पर अवस्थित है। यानी मुख्य रूप से कहें तो समताप मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के मध्य में अवस्थित है। तो इस तरीके से यह प्लेट जो ये आपकी जो ओजोन लेयर है, यह इसका क्षरण हो रहा है, क्षरण होगा खासकर एल्यूमिनियम से। तो इसलिए और लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से यह आपको समझ में आया। अच्छा, अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारी कुछ समय बाद अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पृथ्वी किस तरीके से कचरे का ढेर बन जाएगी। तो एक बार समझते हैं, देखते हैं एक चित्र के माध्यम से। देखिए यह चित्र देखिए, इस चित्र को देखेंगे कि ये देखिए इस तरीके से सब पूरा कचरा बन जाएगा, ऐसे तरीके से पूरी पृथ्वी के मतलब पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से पूरा कचरा टाइप का बन जाएगा। और यह कचरा मतलब यह हालांकि ये तो पन्नी है, लेकिन वो एक होगा इलेक्ट्रॉनिक कचरा टाइप का। तो इस तरीके का एक मतलब इमेज बनाया गया है जो कि ये है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ ये टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको समझ में आया होगा उम्मीद है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएसडीसी के बारे में, यानी एफएसडीसी क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि एफएसडीसी क्या है और एफएसडीसी क्यों चर्चा में है। तो यह दोनों चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। एक तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि एफएसडीसी जो है इसके चेयरमैन कौन होते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी चर्चा में भी इसलिए है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्या होता है कि छोटी छोटी बहुत सी ऐसी ऐप हैं जो आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में सर्वे किया है। आरबीआई ने क्या किया है अभी, देखिए आरबीआई ने क्या किया अभी है, सर्वे किया है आरबीआई ने, ठीक है। आरबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट एक प्रस्तुत की गई है,
जिसमें बताया गया 600 के आसपास, 600 के आसपास, 600 के आसपास ऐसी ऐप हैं जो स्मॉल रूप से लोन प्रोवाइड कराती हैं। स्मॉल रूप से मतलब कहने का मतलब 2000 से लेकर 10,000 15,000 तक का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जो कि फ्रॉड है। यह क्या करती हैं, यह ग्राहक को फंसाती हैं और फिर उनका मानसिक शोषण करती हैं। क्या करती हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत एक तो बहुत ज्यादा रेट, इंटरेस्ट रेट पर जो है ये आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं, पहली बात तो यही है। तो अब ये सब जो है नियम के विरुद्ध है। अब यह सब काम देखता है एफएसडीसी, यानी यह क्या करता है, यह ऐसी ऐप पर बैन लगाता है और ऐसी ऐप की निगरानी करता है। तो यह काम किसके पास है, एफएसडीसी के पास है। अब एफएसडीसी के बारे में जब समझते हैं तो एफएसडीसी क्या है, इसका एक चेयरमैन होता है और कई सदस्य होते हैं। सदस्य चेयरमैन तो आपका जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वह इनकी जो है चेयरमैन है। यानी तो अब ध्यान रखेंगे चेयरमैन कौन है, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री क्या है, इसकी चेयरमैन हो जाती हैं। अन्य सदस्य की बात करें तो अन्य सदस्य में आरबीआई के गवर्नर। तो ये ध्यान रखना, ये जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। ये बॉडीज वगैरह पूछी जाती हैं और सदस्य भी पूछे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और भी चीजें, और भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी, फिर उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस के सेक्रेटरी, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर के सेक्रेटरी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के सेक्रेटरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सेबी के अध्यक्ष और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष। तो इस तरीके से ये कुछ सदस्य हैं जो कि इसमें सम्मिलित होते हैं एफएसडीसी में। तो यह मिलकर एक पूरा जो है एक ग्रुप बनाती है और यह एक बॉडी बन जाती है। तो इस तरीके से यह आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो एफएसडीसी के बारे में आपको क्लियर पड़ा। अब उसके बाद समझते हैं कि यह जो है जो स्मॉल रूप से जो लोन प्रोवाइड कराती है तो यह फ्रॉड करती हैं, तो इनसे सावधान आप भी रहिएगा। तो इसलिए कोई भी ऐप से लोन वगैरह ना लीजिएगा, तो यही हमारी सलाह है, ठीक है। और लोन लीजिएगा तो बहुत ही ऑथेंटिक ऐप से लीजिएगा, जैसे जो भी बहुत प्रचलन में है। तो ऐसी मतलब ऐप से, हालांकि उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें क्लियर हुई आपको, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अब, ठीक है। ईपीएफओ के बारे में समझते हैं। ईपीएफओ क्या करता है कि यह, इसका पहली बात तो फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो इसका काम क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या काम होते हैं इसके। इसका काम होता है कि एक तो जो है, जो भी आपका पीएफ कटता है यानी पेंशन के लिए एक फंड कटता है, तो वह इसी में जाता है। और उसके बाद इंश्योरेंस का रुपया होता है वो भी इसमें जाता है। तो इस तरीके से यह क्या करता है कि कुछ सरकार मिलाती है, कुछ जो है एम्प्लॉय का रुपया होता है, तो इसको मिलाकर एक पेंशन जो है रूप में दी जाती है। तो इस तरीके से यह काम क्या करती है कि ये सब करती है। लेकिन ये हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए क्योंकि है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2018 की बात है कि जब इसका डेटा लीक हुआ था, और यह लीक हुआ तो ये हाल फिलहाल में चाइना के पास में भी पहुंच गया है डेटा। तो इस तरीके से यह जो है एक थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, इसीलिए यह चर्चा में था। तो अब इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो यह न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत यह आता है। तो यह ईपीएफओ बॉडी जो है यह किसके अंतर्गत आती है, तो ये ध्यान रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो कि आपको डिलीवर करनी थी, ठीक है। चलिए ये बात आपको क्लियर हुई। अच्छा, एक चीज और भाई समझिए कि जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए कोई विदेशी एम्प्लॉई है, तो उसके लिए भी क्या कुछ सुविधाएं हैं, बिल्कुल हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी विदेशी देश के साथ बाइलेटरल, मतलब बाइलेटरल एग्रीमेंट के माध्यम से, बाइलेटरल का मतलब दो देशों की, मतलब जैसे एक भारत है और सपोज दैट एक और देश ले लीजिए, तो ये बाइलेटरल कहा जाता है। दो देशों के मध्य कोई समझौता हुआ है, उसमें जो है कोई भी अगर पेंशन वगैरह का प्रावधान है तो वह जो है इसी के अंतर्गत वह निधि जमा होती है और वह पेंशन दी जाती है इसी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यह भी काम करती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परुवेता फेस्टिवल। ये परुवेता फेस्टिवल अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है, तो इनको समझेंगे कि ये क्यों चर्चा में है।
चर्चा में क्यों है, और यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो ये भी हम लोग समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये यूनेस्को टैग की मांग कर रहे हैं। यानी जो ये परुवेता फेस्टिवल जो है, यह मनाने वाले व्यक्ति जो हैं, जो मनाने वाला समुदाय है, यह क्या कह रहा है कि हमको यूनेस्को का एक टैग मिले, जिससे यह फेस्टिवल चर्चा, मतलब कहने का मतलब जो है थोड़ा और जो है आगे बढ़े। तो इस तरीके से ये बात क्लियर हुई। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि यूनेस्को के टैग तो आपको क्लियर हुआ। इस फेस्टिवल को मॉक हंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, मॉक हंटिंग के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में कुछ चीजें और समझते हैं। जैसे देखिए, एक्चुअली इसमें क्या है कि ये अहोबिलम, अहोबिलम विलेज पड़ता है आंध्र प्रदेश में। अहोबिलम विलेज कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर नरसिंह अवतार, आप जानते होंगे नरसिंह भगवान जो विष्णु का अवतार था, तो वो जो है वहां पर जन्म लिए थे, मतलब वहां पर जो है जन्म लिए। और यहां पर एक और देवी हैं महालक्ष्मी। तो इन्होंने क्या किया, एक जनजातीय महिला, मतलब जनजातीय लेडी के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम है चेंचुल लक्ष्मी। तो ये इनका नाम है। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है, इस फेस्टिवल में क्या मनाया जाता है कि एक तो चेंचू लक्ष्मी और नरसिंह भगवान की शादी कराई जाती है। तो इस तरीके से फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक फेस्टिवल है, ठीक है। अब फेस्टिवल है, चर्चा में रहा है, तो आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, आपको इतना याद रखना है कि यह फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो एक चीज आपको पता चली कि यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये बात आपको क्लियर हो गई एकदम, ठीक है। और इस फेस्टिवल का दूसरा नाम क्या है, मॉक हंटिंग। यानी नरसिंह अवतार में भगवान ने क्या किया था, विष्णु जी ने, कि मुख से हंटिंग की थी, यानी हिरण्यकश्यप की। तो इस तरीके से आपको क्लियर हुआ चीजें, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये पिक्चर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम चर्चा में है हाल फिलहाल में, क्योंकि यह वेंडर्स के लिए है, यानी स्ट्रीट वेंडर्स, यानी जो ठेला वगैरह लगाते हैं उनके लिए यह लोन भी प्रोवाइड कराती है। और इसके तहत और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी इसके द्वारा चलाए गए हैं। यानी जो भी लेबर है उसको, यानी जो भी एम्प्लॉइज है उसको स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि वह और अच्छा रुपए पैदा करे, और उसके बाद कोई भी विदेशी कंपनी यदि एफडीआई करना चाहती है भारत में, तो उसको स्किल्ड लेबर मिल सके। तो इसलिए यह प्रोग्राम चलाया गया। तो ध्यान रखेंगे कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यह किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यह जो है पीएम स्वनिधि स्कीम, यह किसके अंतर्गत आती है, तो यह ध्यान रखेंगे हाउसिंग एंड अर्बन गवर्नमेंट, अर्बन मंत्रालय के अंतर्गत आती है यह, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात आपको क्लियर चली। यह स्किल इंडिया के अंतर्गत आता है, तो ये बात क्लियर हुई आपको। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो एम्प्लॉय को प्रॉपर स्किल प्रोवाइड कराना, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है इसके तहत। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यह स्कीम पूरी डेवलप की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है FMBAP, यानी फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम। यह क्या करता है, बाढ़ वाले क्षेत्रों के लिए यह बोर्ड बनाया गया है। और यह क्या करता है कि बाढ़ वाले क्षेत्रों के लिए एक पूरी प्लानिंग तैयार करता है, जिसमें यह बाढ़ के मैनेजमेंट को देखा जाता है। इसके लिए सरकार के द्वारा 5 वर्ष में 4100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि 5 वर्ष में 4100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें यह राशि 2021-22 से 2026 तक चलेगी। यह पूर्ण रूप से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। यह पूर्ण रूप से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में पूछा जाएगा आपको FMBAP जो स्कीम है, सॉरी मतलब ये जो है संस्था है, यानी ये बॉडी है, यह इसके द्वारा 5 साल में लगभग 4100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि कब तक खर्च किए जाएंगे। और यह जो है, जो स्कीम है, इसमें दिया गया है ये सब जो है इस तरीके से। और उसके बाद जो है यह क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और किसके अंतर्गत है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। तो ये बस कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे इसमें जो आपको क्लियर हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपकी जो है क्लास आपकी
समाप्त होती है। यानी आज की करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।